नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की करते हैं और सबसे पहले बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की करते हैं, जो कि कुमाऊं दौरे पर हैं। और वहीं पर कांग्रेस के एक कार्यक्रम में अधूरी तैयारियों पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश बुरी तरह से भड़क गई। अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम संयोजकों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा है। इंदिरा हृदयेश नाराज हो गई। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि न पंखे का इंतजाम है और न ही कोई दूसरा इंतजाम। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह भले ही कुछ न कहें, लेकिन वो कहेंगे जरूर। इंदिरा ने कहा कि जब वो कार्यक्रम कराती हैं तो एसी की व्यवस्था होती है। उन्हें संयोजक से कहा उन्होंने कि अगर पद रखते हो तो पद की गरिमा भी रखना चाहिए। हालांकि इस दौरान प्रीतम सिंह चुपचाप बैठे नजर आए। हमसे आपने इंतजाम किया पंखे का? ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी जरूर। नहीं वो ऐसा ना, वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है? इतनी गर्मी हो रही है, हम आदि नहीं भैया, हम तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं कार्यक्रम। बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं काशीपुर के लोग। हाँ, मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करती हूँ। नहीं, आप जानो, महानगर अध्यक्ष आपको कोई और नहीं। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए तो क्या है, अगर बाहर के हमारे साथ क्या 10-12 गाड़ी नहीं आनी चाहिए? किसने दी परमिशन? हमसे बताते ना, आप कलेक्टर से करा देते 100 की परमिशन। अब तो अलाउ हो गया 100-200 लोग। अरे हमें बताते ना, ये नहीं, ये व्यवस्था पूरी रखनी चाहिए कायदे से, आदमी कंफर्टेबली बैठ सके। प्रीतम सिंह जी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जरूर कहूँगी, मैं पसंद नहीं करती। आप तो बड़े हैं, सारा गाइडलाइन बड़े हो गया, बड़े जब पद रखते हो तो पद की गरिमा भी निभाइए आप लोग। सुना आपने, हमें ऐसे कार्यक्रम पसंद नहीं है, इंदिरा हृदयेश का कहना है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी होनी चाहिए थी। अगर जिम्मेदारी आपने उठाई है, हमने जब भी कार्यक्रम कराया है एसी की व्यवस्था की है। गर्मी हमें पसंद नहीं, ऐसी अव्यवस्था हमें पसंद नहीं। 10-12 गाड़ी तो हमारे साथ भी आती ही तो कार्यकर्ताओं के लिए बैठने का इंतजाम भी नहीं। भड़क उठे इंदिरा हृदयेश। इधर खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह खटीमा पहुंचे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के साथ वो मौजूद थे। ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन शामिल अपने नेताओं को देखकर कार्यकर्ताओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए सभी लोग। तो देखिए जरा, खटीमा में जब कार्यक्रम हो रहा था तो नेताओं को देखने के बाद कार्यकर्ताओं में भी होड़ लग गई और पास बैठने की, और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। ब्लॉक के हॉल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। मंच में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिखे। तो आप देख रहे हैं जो मंच पर नेता बैठे हैं उनमें भी कई ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। यहां तक कि प्रीतम सिंह ने भी मास्क नहीं लगा रखा है और यही हाल नीचे बैठे कार्यकर्ताओं का भी है। उन्हें भी देख लीजिए, कुछ ने मास्क लगाया भी है तो मास्क नाक पर नहीं है, नाक से अलग है। और ज्यादातर लोग जो मंच के ऊपर हैं या मंच के नीचे कार्यकर्ता, ज्यादातर ऐसे ही हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। एकदम पास पास बैठे हैं, सट कर बैठे हैं। वो भी तब जब कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में हर दिन के साथ बढ़ रहा है। बीते 2 दिन से लगातार हजार मामले रोज जुड़ रहे हैं और उसके बाद भी ये लापरवाही देखिए। और आज विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर दोपहर 3:30 बजे मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात पर खास तौर पर ध्यान देगी। टीम देखेगी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी व्यवस्था है या नहीं है। सत्र की तैयारियों पर अंतिम मुहर आज ही लगने वाली है। फाइनल फैसला आज ही होने वाला है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? सीएम खुद पहुंचे थे दौरा करने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे, और अब आज ये तय हो जाएगा कि कौन कहां बैठेगा। बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल में विधानसभा सेशन बुलाना एक बड़ी चुनौती है और इसको लेकर लगातार कवायद चल रही है। समस्या ये है कि 70 विधायक हैं और एक छोटी सी जगह है, किस तरह से उनको बिठाया जाए। मुख्यमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर चुके हैं और तय किया गया है कि जो दर्शक दीर्घा है, अन्य तमाम जो स्पेस है, वहां पर विधायकों को बैठाया जाएगा।
इसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी की बैठक आज हो रही है, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी मौजूद होंगे, सेक्रेटरी होम मौजूद होंगे, डीजीपी मौजूद होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम, पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद होगा और उन तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा जो किसी कारण से अवरोध न बने इस सेशन के दौरान। बिल्कुल, हालांकि 3 दिन ही सत्र चलना है, लेकिन इस 3 दिन के लिए माथापच्ची चल रही है कि कैसे बैठने का इंतजाम हो, कौन कौन से विधायक मंडप के अंदर होंगे, कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेगा, उस पर भी एक अलग से बहस चल रही है। और ये भी सोचने वाली बात है और हंसी भी आएगी सुनील कि एक तरफ तो विधानसभा के अंदर कैसे बैठे उसे लेकर माथापच्ची चल रही है, दूसरी तरफ प्रोग्राम खटीमा में चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का कहीं और, वहां पर कार्यकर्ता नेता सब एक साथ जुटे हुए नजर आते हैं, बिना मास्क के नजर आते हैं, तो वहां पर कोरोना की टेंशन नहीं है। कंचन, यही एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए ये भी तय किया गया है कि जो भी विधायक सदन में आएंगे, जो भी विधायक विधानसभा में आएंगे, पहले उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में, चूंकि 3 दिन सेशन चलना है, एक महत्वपूर्ण इवेंट है, इसमें ऑफिसर्स भी होंगे, तमाम कर्मचारी भी होंगे, उनका ड्राइवर भी होंगे, तो किस तरह से सबको कोविड इन्फेक्शन से बचाते हुए किस किस का टेस्ट किया जाए, कि टेस्ट का क्या तरीका होगा। बिल्कुल, और ये सारा फैसला आज हो जाएगा, आज की मीटिंग में रूपरेखा तय हो जाएगी। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी, पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब आप कोरोना की ही कर लेते हैं। जो समस्या इस वक्त प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हर दूसरे दिन 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि हर दिन 1000 मामले जुड़ रहे हैं। ये लगातार दूसरा दिन रहा। कल गुरुवार को 1015 नए मामले सामने आए कोरोना के। उत्तराखंड में अब कुल केसेस की संख्या 28,200 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 377 हो चुका है। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 8,900 के पार है। गुरुवार को देहरादून में 275, उधम सिंह नगर में 248, हरिद्वार में 157 और नैनीताल में 118 नए केस सामने आए। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में 27,000 मरीजों के लिए इस वक्त व्यवस्था है। सीएम ने कहा कि इस तरह जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में ज्यादा रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि ये एक फ्लू है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रहना है, घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। कि थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। दूसरी चीज, अगर हमारे घरों में व्यवस्था है तो हमको आइसोलेशन अपने घर पर ही कर रहना चाहिए, होम क्वारंटीन कर लें, होम आइसोलेशन कर लें, तो ज़्यादा बेटर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लू है, उसको हमको एक फ्लू के रूप में ही लेना चाहिए। अगर हम घबराते हैं तो उससे एक समस्या बढ़ती है, तो इसलिए लोग सावधान रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। और इसी बीच बीजेपी के ही कुछ नेता हैं जो कि लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के राजपुर से विधायक खजान दास और बद्रीनाथ ने विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरी तरफ डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती ने कहा कि बढ़ता संक्रमण चैलेंज तो है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ इससे निपटा जा सकता है। इस विषय को लेकर के सोचना भी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम लॉकडाउन कुछ समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ समय के लॉकडाउन सख्ती से, चाहे वो 5 दिन 7 दिन जो भी हो कर दिया जाता है, तो इससे निश्चित रूप से हम इसमें कंट्रोल करने की स्थिति में आएंगे। हमारे पास चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को फेस करते हुए कार्य करेंगे और डेफिनेटली अगर हम संयम से और वो सारी जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या करना चाहिए हमको हर स्तर पर, तो उन स्तरों से हम गुजरेंगे और संयम से काम लेंगे तो डेफिनेटली हम कोरोना को हराएंगे भी और उस पर सफल भी प्राप्त। और इधर खबर काशीपुर से, जहां पर एएसपी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एएसपी राजेश भट्ट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एएसपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब कांटेक्ट में आए सभी लोगों की जांच होगी, साथ ही सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने गुरुवार को, यानी कि कल। और एएसपी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, राजेश भट्ट, लगातार एक्टिव थे, अपने क्षेत्र में जा रहे थे, जांच पड़ताल में जुटे थे, ऑफिस में जा रहे थे और उनके संपर्क में आए तमाम लोगों के बीच अब हड़कंप की स्थिति है।
खबर हल्द्वानी से, जहां पर कोरोना जांच ठप है पूरी तरह से। कोरोना के कारण सील कर दी गई है लैब। वायरोलॉजी लैब के 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट लैब है, तो यहां पर पूरी तरह से टेस्टिंग रुक गई है इस वक्त हल्द्वानी में। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 2 अक्टूबर तक कोरोना टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो जाएगी। उत्तराखंड की सबसे हाईटेक कोरोना टेस्टिंग लैब बताई जा रही है इसे। अभी तक राज्य में BSL के 2 लैब हैं, जबकि BSL 3 लैब्स राज्य में पहली बार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ही बन रही है। इस लैब में रोजाना 1000 कोरोना संक्रमितों का टेस्ट हो सकेगा, जिसके लिए डॉक्टर भी ट्रेनिंग लेकर अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। जो हमारी कोविड की लैब बन रही है, ये BSL 3 लैब बन रही है, जो स्टेट में पहली होगी, क्योंकि अभी तक सभी जगह BSL 2 लैब हैं। तो BSL 3 लैब के थोड़े से मानक काफ़ी आगे होते हैं, तो उसको करने में थोड़ा सा समय लग रहा है हमें। और जो भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान HAL जो है, तो HAL इसमें काम कर रहा है। और लगभग हमारा ये समझ लीजिए कि आज 10 तारीख हैं, तो 20 दिन में लैब एकदम से पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी, जहां की टेस्ट होने लगेंगे। देहरादून से खबर, जहां पर आंदोलनकारी ने खुद को बंद कर लिया। उत्तराखंड के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की ये मांग कर रहे थे। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर ही इन्होंने खुद को लॉक कर लिया एक कमरे में, और साथ ही आत्महत्या की धमकी देने लगे। शहीद स्मारक परिसर में बने कमरे में ही खुद को बंद किया। पेट्रोल लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। BL सकलानी खुद पर आग लगाने की धमकी लगातार देते रहे। पुलिस ने बहुत समझाया, तब जाकर ये बाहर निकले हैं। तो BS सकलानी नाम है इनका, और इनका कहना है कि जो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के लिए हुआ था, उस आंदोलन को शामिल किया जाना चाहिए स्कूली पाठ्यक्रम में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आत्मदाह कर लेंगे। काफी मानमनौवल के बाद ये बाहर निकले। खबर विकासनगर से, जहां पर छात्र के डूबने का मामला। यमुना में डूबकर छात्र लापता हो गया, जिसकी तलाश चल रही है। अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। कल दोस्तों के साथ पार्टी मनाने यहां कटा पत्थर के पास पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के गुज्जर नगर का रहने वाला है लापता छात्र खालिद। साइंस इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून में पढ़ रहा था। यमुना नदी में नहाते वक्त डूब गया, हादसे का शिकार हुआ। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, और कल से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर बद्री केदार धाम में काम कैसे होगा, इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार और संगठन को लगता है कि इसका फायदा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर भी मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था बद्री केदार पर टिकी है। कुछ 1.25 अरब की आबादी के मुखिया खुद दोनों धाम को मॉडर्न बनाने के काम में जुटे हैं। काम डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार के मुखिया इसमें कोई राजनीति मतलब नहीं देखना चाहते, पर ये मानते हैं कि जो काम हो रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कर रहे हैं उत्तराखंड के 4 धामों के लिए कर रहे होंगे, उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि उसका राजनीतिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बद्री केदार में चल रहे काम को बीजेपी 2022 में ही भुनाना चाहेगी, खासतौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां या तो काम चल रहा है या जहां से इन धामों का रास्ता गुजरता है, फिर चाहे वो रोड के जरिए हो या रेल के जरिए। वहीं विधायक मानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे वाली बीजेपी को इससे देश और देवभूमि दोनों में फायदा होगा। मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में यात्री पहुंचेगा। श्रद्धा का क्षेत्र है, श्रद्धा का पूरा बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और साथ साथ जो ऑल वेदर है, रेलवे है, इसके मायने ये हैं कि बद्रीनाथ जी का जो भव्य रूप है, जो माननीय मोदी जी ने उसकी कल्पना की है, वो धरातल पर उतरेगा, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। संकल्प और पुनर्निर्माण करने का माननीय मोदी जी ने जो निर्णय किया, निश्चित रूप से उससे भारत की सरकार और उत्तराखंड की सरकार को बहुत गति मिलने वाली है। बद्री केदार धाम में चल रहा काम भले ही सूरत संवारने का हो, पर प्रधानमंत्री के मोदी के नाम और यहाँ चल रहा काम 2022 में सत्ता की राह आसान करेगा, इसकी पूरी उम्मीद बीजेपी को है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
खबर हल्द्वानी से, जहां पर शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। डीके पार्क में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। अल्मोड़ा निवासी ड्राइवर हरि सिंह के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मौत के कारणों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। देहरादून पुलिस कार्यालय में स्थित महिला हेल्पलाइन में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि काउंसलिंग के लिए तो उन्हें बुला लिया जाता है, लेकिन कई घंटों तक इंतजार कराया जाता है। बाकायदा धूप में उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। अक्सर महिला हेल्पलाइन में एक साथ कई लोग जमा हो जाते हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना रहता है, जिसे देखते हुए एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग के लिए आने वाले टाइम स्लॉट भी दिए जाए, ताकि कोरोना महामारी में अनावश्यक भीड़ महिला हेल्पलाइन में ना हो। वहीं अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को सुबह 8 बजे शुरू कर दिया जाएगा। कल हमें जो आज का 12 बजे का टाइम दिया था, हम 11 बजे करीबन पहुंच गए थे यहाँ पे टाइम पे। तो हमको सब अंदर बैठे थे, हमको सबको बाहर बिठा दिया है। कहा कि जिसका केस है वही अंदर बैठेगा ना, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है सही से। हम या तो हमें टाइम दे दो, अगर इस समय आ जाओ हम उस समय आएंगे। हम खाना भी तो खाएंगे, इतनी दूर से आए हम लोग, हमें बड़ी समस्या हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए एसओपी के हिसाब से हम लोग काम करें, और उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं जो महिला हेल्पलाइन इंचार्ज हैं कि संक्रमण से बचाव के लिए जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, न केवल पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको बचाव के लिए, बल्कि जो काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार से संक्रमण न फैल पाए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ओजरी डाबरकोट के पास 400 मीटर भूस्खलन जोन एरिया 2017 से एक्टिव है, जिस पर लाखों रुपए सिर्फ मलबा हटाने के नाम पर खर्च हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो समस्या है उसका स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। जिला प्रशासन की माने तो 700 मीटर के एरिया में टनल बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से यमुनोत्री धाम में नेशनल हाईवे बीते 3 साल से निर्माण कार्य अधर में ही लटका हुआ है। दूसर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग ने जो डाबरकोट में जो है 700 मीटर की सुरंग की भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, और मैं समझता हूँ सुरंग का भी जो है वहाँ पे जल्दी निर्माण होगा। लेकिन इन सब स्वीकृतियों में निर्माण में जो है समय लगने वाला है, तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुरंत ही उन्होंने संज्ञान दिया और वहाँ पे ये प्रथम चरण की स्वीकृति दे दी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति मिलते ही वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये भी वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड भी होती है, मलबा आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अभी कार्य भी चल रहा है हमारा। उसको जो कार्यदायी संस्था है वो उसको मेंटेन भी कर रही है सड़क को। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर टनल का निर्माण की भी उनके पास एक अनुमति आ गई है, और उसको भी अब आगे। और बात ऑल वेदर रोड की कर लेते हैं। NH 58 पर तोता घाटी के पास पहाड़ी कटान के लिए टिहरी जिला प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था को 1 महीने तक यातायात बंदी की अनुमति दे दी गई है, जिससे 1 महीने के अंदर अब कार्यदायी संस्था को यहां पर अपना काम पूरा करना होगा, ताकि उसके बाद यातायात सुचारू हो सके। में हमारा सबसे डेंजरस पॉइंट बना हुआ है, उसमें एक बड़े लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। उसमें जो NH है उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि अगले 1 महीने का उनको समय दे दिया जाए, और इस 1 महीने में वो कंप्लीट रोड को ओपन कर देंगे, बड़े वाहनों के लिए भी, छोटे वाहनों के लिए भी। अल्मोड़ा में प्रवासी गांव में लौटकर स्वरोजगार करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खुद और अपने बच्चों को खेती और दुग्ध व्यवसाय में ही लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर स्वरोजगार की संभावनाओं में सब्जी उत्पादन ही है, जिसे अधिकांश प्रवासी भी गांव में लौटने के बाद कर रहे हैं। द्वाराहाट के दूनागिरी में नेगी परिवार पिछले कुछ सालों से सब्जी और दूध का व्यवसाय कर रहा है। बेमौसमी सब्जी की रानीखेत द्वाराहाट समेत आसपास के क्षेत्रों में काफी मांग है, जिसे नेगी परिवार पूरा कर रहा है। हो जाता है 4 लाख से ऊपर का होता है, 1-1.5 लाख तो गाय के दूध का ही होता हमारा पशुपालन का। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद योगेश नेगी मैदानी क्षेत्रों में नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर घर लौट आए। फिर नेगी ने भी पिता के साथ ही सब्जियों और दूध को मार्केट देना शुरू किया, और अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने MA किया था, MA करके मैं घर पर रोजगार देखा। बाहर तो ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैं बाहर जाके आया, कुछ हुआ नहीं। बस घर पर यही रोजगार करके अपने खेती बाड़ी से वही साल का 3-1 लाख रुपए कमा लेते हैं, बस उससे हो जाता है गुजारा।
जैविक उत्पादन की मांग बाजार में काफी बढ़ी है। पहाड़ों की बेमौसमी सब्जी की तो बात ही क्या, उसकी मांग पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा है। युवा अब सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ अपने स्वरोजगार को ही बेहतर मान रहे हैं, जिसका उदाहरण दूनागिरी क्षेत्र का नेगी परिवार है, जिन्हें देखकर अब दूसरे किसानों ने भी सब्जी उत्पादन को ही मुख्य व्यवसाय बनाने की योजना बना ली है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इधर खटीमा में दक्षिणी दीर्घाकार समिति के अध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच विवाद का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ सहकारिता के कर्मचारी अध्यक्ष पर 2 महीने का वेतन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं और इन्हीं मांगों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, तो वहीं कर्मचारियों ने सहकारिता अध्यक्ष विवाद में किसानों को खाद वितरण नहीं हो पा रही है, जबकि सहकारिता का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्या को लेकर सहकारिता अध्यक्ष को सूचना दे दी गई है। कर्मचारियों को विगत 2 माह से इनके हस्ताक्षर न करने के कारण वेतन आवंटन नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों को कोरोना काल में अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं। इनका कहना है अध्यक्ष जी का कि मेरे द्वारा सचिव को प्रस्ताव करके यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया गया है। वो कर्मचारी द्वारा पत्र दिया गया था सामूहिक रूप से, जिसमें वेतन से संबंधित उनका पत्र था, जिसके क्रम में मैंने अध्यक्ष जी को पत्र प्रेषित किया, परंतु उनके द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उनके द्वारा साफ तौर से मना किया गया है और नोटशीट के माध्यम से भी जो मैंने चेकों को भेजा है उस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर करने से। इधर खटीमा में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जब्त किया है। आबकारी विभाग के मुताबिक सूचना पर आलावर्दी गांव के जंगलों में पहुंची थी टीम, जहां पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया और इसे नष्ट किया गया है। शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। 300 लीटर कच्ची शराब के साथ ही 15 भट्टियां, 15,000 लीटर लहन नष्ट किए गए। तस्करों द्वारा एक बड़े पैमाने पे कच्ची शराब की खेप तैयार की जा रही है और वो खेप जो है आम खटीमा की संबद्ध क्षेत्रों में आ रही है। उसको मद्देनजर आज मेरे द्वारा अपनी टीम द्वारा उस आलावर्दी पीहड़ जंगल में कामगिरी की गई, जिसके तहत 20 सुलगती भट्टियों को मौके पर नष्ट किया गया और 300 लीटर कच्ची शराब मौके से बरामद हुई है। तो आबकारी विभाग को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।